हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ओके, और आज इस चैप्टर के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द्विध्रुवों को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर चलिए, तो हमको पहले तो ये निकालना है कि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उससे अगर हम घुमाते हैं तो घुमाने में हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब द्विध्रुव जो विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। हमने बल आघूर्ण की गणना की है इससे पहले वाले इस चैप्टर में वीडियो में पी साइन थीटा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर है ना बल आघूर्ण लगता है, और इस बल आघूर्ण के कारण जब हम उसको घुमाएंगे तो वहां कोई ना कोई कार्य होगा, है ना। तो वो कार्य हमें गणना करनी है, ठीक है। तो हमने पहले भी तो यहाँ क्या माना है कि माना कोई द्विध्रुव है ए बी, जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है ना P है, जो विद्युत क्षेत्र E में एक समान विद्युत क्षेत्र E में प्रारंभ में अपनी साम्य अवस्था पर है, ये A डैश B डैश पर, जहां से इसे हमें थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है ना। ठीक है, ये हमने माना है। तो सबसे पहले तो मुझे डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम उसका कथन लिख देंगे जो हमने माना है कि माना कोई द्विध्रुव ए बी है जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र P में स्थित है, जिसे हमें उसके ठीक है साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दी है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना, है ना। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डेरिवेशन आगे समझते हैं। ओके, चलिए, तो अब यहाँ देखें जो सबसे पहले बात ये आती है जो कि यहाँ पर हम कार्य के बारे में, जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, जो है ना, कार्य किसके द्वारा किए, बल के कारण कार्य हमने देखा था। तो बल दो तरह के होते हैं, तो चर बल है ना, चर बल और नियत बल, नियत और चर बल, ठीक है। नियत बल और चल बल, चल बल मतलब वेरिएबल फोर्स जो। तो अगर नियत बल हो और हमें कार्य की गणना करनी हो तो कार्य का सूत्र जो सीधा ये होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ओके, ये उसका सूत्र है ना। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बल और विस्थापन का गुणा कर दो, है ना, बल की दिशा में विस्थापन वाला, है ना, तो हमें कार्य मिल जाएगा। ओके, अब चर बल अगर होता है, मैं एक्चुअली में जो यहाँ आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि चर बल के द्वारा अगर कार्य करना हो तो वहां हम कौन सी विधि अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम इस विधि का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो बल है वो नियत बल नहीं है, यहाँ जो टॉर्क है वो नियत टॉर्क नहीं है ना, बल आघूर्ण यहाँ नियत नहीं है। ओके, तो यहाँ देखें जो है ना, चर बल के द्वारा हमें कार्य निकालना हो, तो जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी वस्तु को ए से बी तक विस्थापित किया है ना, लीनियर मोशन के द्वारा हम समझा रहे हैं इसको, तो कुल विस्थापन कितनी हुई, मान लो S हुई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो बल था वो चर था, मतलब चर था, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका बल मान बदल रहा था, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स था बिल्कुल। तो हम यहाँ पर वेरिएबल फोर्स के थ्रू अगर वर्क निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो पूरा विस्थापन है उस विस्थापन को छोटे छोटे घटकों में बांट लेते हैं। मतलब जैसे उदाहरण के लिए हमें उसे 10 मीटर तक विस्थापित करना है चल बल के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, जो उसको एक एक सेंटीमीटर तक विस्थापित करते चलेंगे, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इससे छोटा पॉसिबल है तो इस पे क्या होगा कि मान लो पूरी दूरी तो 10 मीटर है ना, टोटल जो विस्थापन है 10 मीटर है, तो यहाँ 10 मीटर में जो बल लग रहा है वो वेरिएबल है, वो कैसा फोर्स है, जो चर बल लग रहा है। लेकिन अगर मान लो जो हम छोटी छोटी दूरी में बल कार्य की गणना करते चले, जैसे 1 सेंटीमीटर में कार्य निकाले, तो बल थोड़े समय के लिए लगा होगा, तो उतने समय के लिए बल कैसा हो जाएगा, तो नियत हो जाएगा, है ना। ये हमने 11 में पूरा समझा है वीडियो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा, ज्यादा एग्जाम्पल से नहीं। तो जब हम छोटी छोटी विस्थापन में बांट लेते हैं पूरे विस्थापन को, तो एक छोटे से विस्थापन में जो हम कार्य करेंगे, जो वो जो बल लगेगा वो नियत बल रहेगा, है ना, ठीक है।
तो जैसे 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया तो यहाँ जो बल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर वो नियत, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में जो बल मिलेगा वो भी नियत होगा ऐसे। तो हम क्या समझे इस बात से तो आप कि हम यहाँ पर पूरी विस्थापन को छोटे छोटे विस्थापनों में बांट लेंगे। जैसे मान लो ds विस्थापन, फिर ds विस्थापन, फिर ds विस्थापन ऐसे। तो पहले हम ds विस्थापन में कार्य निकालेंगे, फिर अगले ds विस्थापन में कार्य निकालेंगे, फिर अगले ds में, ऐसे कार्य निकालते निकालते सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा। और कौन से बल के द्वारा? चर बल के द्वारा। तो हमारे पास विधि क्या है? वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क निकालने की विधि क्या है? ये हमने 11 में समझी। तो क्या है विधि कि हम यहाँ पहले छोटा कार्य निकालते हैं छोटे विस्थापन में, फिर उन सभी को जोड़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ देखना पहले हम क्या करेंगे, हमको चर बल के द्वारा कार्य निकालना है तो पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कार्य निकालेंगे, है ना। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कार्य, छोटे डिस्प्लेसमेंट में। तो छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो कार्य आएगा वो भी कम आएगा। सूत्र लगाएंगे हम। अब छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी तो छोटी डिस्प्लेसमेंट में जो कार्य होगा, छोटे विस्थापन में कार्य जो होगा उस समय बल नियत बल कहलाएगा। तो छोटे विस्थापन में अगर कार्य निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पर हम नियत बल वाला सूत्र उपयोग में ला सकते हैं, बल गुणित विस्थापन, है ना। कौन सा सूत्र उपयोग में ला सकते हैं हम? नियत वाला, ये। ओके, तो जब विस्थापन को छोटे भागों में बांट लोगे तो बल नियत हो जाएगा, नियत घटकों में बढ़ जाएगा। और नियत घटक में बढ़ गया तो फिर हम नियत बल का कार्य का सूत्र लगा सकते हैं उसको। तो फिर यहाँ लगा दिया ये बल और विस्थापन, है ना। फिर अब क्या करेंगे, अगले विस्थापन में कार्य, फिर अगले में सबको जोड़ते जाएंगे। मतलब क्या बोल दो, कुल कार्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, सबका समाकलन। छोटे छोटे घटक होंगे तो समाकलन से दर्शा देते हैं योग। समाकलन कहाँ से, है ना, किसको जोड़ा हमने? पूरे कार्य को। पूरा कार्य कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, मान लो ऑब्जेक्ट को x1 से कहाँ तक ले जा रहे हैं हम, x2 तक। तो ये x1 से x2, ये कुल कार्य। ये विधि है ना। कौन से बल के द्वारा कार्य निकालने की? चर बल द्वारा कार्य निकालने की। तो चर बल ध्यान में इतना रखना है बस आपको यहाँ से ना, ठीक है। इससे तो क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्प विस्थापन में कार्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं सबसे पहले? अल्प विस्थापन में कार्य। और उसके लिए हम ये बल गुणित विस्थापन या, है ना, बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन वो सूत्र उपयोग कर लेंगे डायरेक्ट। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं हम? कुल विस्थापन, है ना, कुल विस्थापन। और कुल विस्थापन निकालने के लिए, सॉरी कुल विस्थापन नहीं, क्या बोल रहे हैं हम, कुल कार्य। तो जो अल्प विस्थापन में कार्य आया था उसका समाकलन कर देंगे। और समाकलन की लिमिट क्या डाल देंगे, हमने वस्तु को कहां से कहां तक विस्थापित किया, मतलब विस्थापनों की उसकी लिमिट डाल देंगे, ठीक है। ओके, फिर हमको कुल कार्य भी समाकलन के सूत्र निकालना है, कार्य आ जाएगा। तो ये मैंने अभी विधि बताई, जो अभी हमने डेरिवेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो ये क्या समझ में आपको, चर बल द्वारा कार्य निकालने की विधि समझ में आई? ये दिमाग में बिठाओ बच्चों इसको। हम आगे भी कई बार ऐसी विधियां लगाएंगे तो वहां फिर हम इतना नहीं बताएंगे कि हम इतनी भी ऐसी विधि लगाएंगे। ध्यान में रखो, जहां पर भी चर बल आ गया, वेरिएबल फोर्स आ गया, आपको वहां पर क्या करना है, पहले अल्प विस्थापन में कार्य निकालना है। विस्थापन कोई भी हो, कोणीय विस्थापन हो, है ना, और रेखीय विस्थापन हो, कोई भी हो, तो अल्प विस्थापन में कार्य निकालना है, फिर उसका समाकलन कर देना है तो कुल कार्य आ जाएगा। बस ये 2 स्टेप ध्यान में रखो, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो मैंने आपको विधि बताई है, विधि बताई है चर बल द्वारा कार्य याद करने की, ठीक है ना। अब देखें, हमें यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, घुमाने की। घुमाने की मतलब घूर्णन गति की बात हो रही है बेटे। यहाँ पर घूर्णन गति मतलब हमको कार्य जो है वो घूर्णन गति में निकालना है। तो घूर्णन गति में जो कार्य होता है वो क्या होता है, घूर्णन गति में कार्य का सूत्र क्या होता है, बल की जगह हो जाता है बल आघूर्ण और विस्थापन के स्थान पे हो जाता है कोणीय विस्थापन। ये है कार्य का सूत्र घूर्णन गति में। ओके, तो अब मान लो जो हमें अब समझना ये जो डेरिवेशन है, अब इस डेरिवेशन को निकालने की स्टेप ध्यान में रख लो, फिर बाकी सारी चीजें जो आपको आते जाती है ना। स्टेप क्या है वो सीख लो, बाकी सब आप सीख जाओगे फिर। तो हम यहाँ पर हमें पूरा कितना कोण घुमाना है, द्विध्रुव को थीटा कोण, है ना, उसकी साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमा रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पर उस पे जो बल आघूर्ण लगेगा
वो बल आघूर्ण देखना है कि नियत है या वेरिएबल है। ओके, तो हमने पढ़ा है जो बल आघूर्ण कितना लगता है उस पे P sin थीटा, ये बल आघूर्ण लगेगा ना। तो बल आघूर्ण यहाँ किस पे निर्भर कर रहा है? थीटा पे। और जब द्विध्रुव घूमेगा, है ना, द्विध्रुव घूमेगा, थीटा बदलता जाएगा, थीटा बदलते जाएगा तो टाउ बदलते जाएगा। मतलब जो बल आघूर्ण है वो कैसा बल आघूर्ण है यहाँ पर? परिवर्ती। अब परिवर्ती बल आघूर्ण है तो फिर इसके लिए वही विधि लगाएंगे जो अभी हमने सीखी है। तो हम पहले यहाँ पर, है ना, कुल विस्थापन में कार्य निकालना हमको। कुल विस्थापन मतलब यहाँ कोणीय विस्थापन होगा, है ना, विस्थापन की मतलब कोणीय विस्थापन बोल के चलेगा। तो कुल कोणीय विस्थापन कितना है? कुल कोणीय विस्थापन है थीटा। हमें इसमें कार्य निकालना है। तो विधि समझ में आई ना? क्या करना है? सबसे पहले तो अल्प विस्थापन। कौन सा विस्थापन? अल्प कोणीय विस्थापन। अल्प कोणीय विस्थापन को डी थीटा से दर्शा दो। इसमें कार्य निकालना है आपको। ओके, तो ये कार्य अल्प होगा, इसमें कार्य निकालना है, कार्य अल्प होगा। तो कार्य का सूत्र लगा दोगे आप गुणन गति में। गुणन गति में कार्य का सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण क्या है? टाउ। कोणीय विस्थापन कितना माना हमने? अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा। ये आ गया कार्य। अब कुल कार्य, दूसरी स्टेप क्या आएगी हमारी? कुल कार्य। तो कुल कार्य को W से दर्शा देते हैं और ये जो अल्प कार्य आया है उसका समाकलन कर देंगे। अल्प कार्य आया और लिमिट क्या रख देंगे? कहां से कहां तक घुमाया है वस्तु को या द्विध्रुव को। तो हमने द्विध्रुव को यहां से घुमाया साम्य अवस्था से। तो साम्य अवस्था पे उसका कोणीय विस्थापन कितना? 0, है ना। विस्थापन की लिमिट रखेंगे ना तो यहाँ 0 आ जाएगा। और कहां तक घुमाए? AB तक। मतलब कोणीय विस्थापन यहाँ कितना है? थीटा। बस ये आ गया। आने समझ में? ये स्टेप लगानी है इनको। सबसे पहले कहां से शुरुआत होगी? अब देखना विधि क्या है। अल्प कार्य में अल्प विस्थापन कोणीय विस्थापन में कार्य निकालोगे, ये आएगा सूत्र। उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल आघूर्ण के मान की। तो सबसे पहले तो हमारी शुरुआत किसके समीकरण से होगी? बल आघूर्ण के समीकरण से, है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे अब इस डेरिवेशन को? सबसे पहले क्या निकालोगे? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये हमारी पहली स्टेप। ओके, और ये निकालना नहीं है, हमने निकाल चुके हैं, डायरेक्ट सूत्र रखेंगे। तो ये स्टेप 1। फिर हम ऐसा लिखेंगे कि उसके बाद द्विध्रुव को हम घुमा रहे हैं, है ना, उसको डी थीटा हम क्या बोल देंगे? अल्प कोणीय विस्थापन। ऐसा। ओके, फिर तीसरी स्टेप ये कुल कार्य। बस 3 स्टेप फॉलो करना है। फिर इसके बाद समाकलन विधि से सूत्र लगाने हैं, नियम लगाने हैं और आंसर आ जाएगा। आंसर में क्या करना है? चलो, तो ये दिमाग में बिठा दो। तो पहली स्टेप में बल आघूर्ण से शुरू करना है, अल्प कोणीय विस्थापन में कार्य, फिर कुल कार्य। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तब ऐसे, तो यदि द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित हो, है ना, थीटा कोण पर स्थित हो, तब द्विध्रुव पर सबसे पहले क्या देखना है? बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण, है ना, दोनों लिख सकते हो। तो बल आघूर्ण कितना है? सूत्र हमने निकाला क्यों? टाउ बराबर E sin थीटा। ये निकाला हमने, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? अल्प कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं पहले, यदि द्विध्रुव को अल्प कोण, है ना, डी थीटा से घुमाया जाता है, या अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य, है ना। तो किया गया कार्य तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कार्य होगा W, और पहले तो सूत्र लिख देता हूँ जो मैं शब्दों में। कार्य बराबर होगा हमारे पास गुणन गति में ना, क्या कार्य है? बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन। ओके, ये सूत्र लिखा गया, बल आघूर्ण में कोणीय विस्थापन। ठीक है ना।
चलिए उसके बाद ठीक है, कार्य को जो अगर अल्प कोण से घुमा रहे तो कार्य भी अल्प होगा, डी थीटा डी डब्ल्यू से दर्शा दिया। बलागुण कितना लगा है इधर, टाउ है ना, और कोणीय विस्थापन है डी थीटा, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर डी डब्ल्यू कोणीय विस्थापन का मान रख देते हैं और बलागुण का मान रख देते हैं पी साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया हमारे पास है ना, अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब यदि ऐसा लिख देते हो, यदि द्विध्रुव को है ना, ऐसा लिख दो, तब द्विध्रुव को ठीक है कहां से घुमाना है, उसकी साम्य स्थिति, ठीक है, या साम्य अवस्था लिख सकते हैं, साम्य स्थिति, साम्य स्थिति को ठीक है यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साम्य स्थिति थीटा बराबर 0 से ठीक है वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति में मतलब कोणीय विस्थापन यहाँ कितना ही है, थीटा ही है, ओके ना। वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ओके, ये घुमाने में कुल किया गया कार्य। अब कार्य किससे दर्शा देंगे, इसको W से है ना, और कुल कार्य कैसे निकालेंगे, जो अल्प कार्य है उसका समाकलन कर दोगे। तो अल्प कार्य हमारे पास कितना है, dw, समाकलन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट डालेंगे इसकी, कहाँ से ला रहे हैं 0 से है ना, प्रारंभिक 0 से लेकर थीटा तक, तो 0 से थीटा, ये हो गया। अब मान रख देते कि इसको सॉल्व कर लें, तो ये dw का मान है p e है ना साइन थीटा डी थीटा, ओके, लिमिट है 0 से थीटा, ठीक। चलो अब यहाँ पे पीई नियतांक है, विद्युत क्षेत्र तो हम बोल ही चुके हैं, एक समान है। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2 है। तो यहाँ ना तो द्विध्रुव पर आवेश बदल रहे हैं, ना ही उसकी लंबाई बदल रहा है, तो P और E नियतांक है, इसलिए क्योंकि P व E बराबर कैसे है, नियतांक है ना। तो ये नियतांक है, तो W बराबर कितना आ गया, नियतांक बाहर आ जाएगा PE और 0 से थीटा कितना आ गया, साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया ना। अब देखो जो यहाँ पर सूत्र लगाना है, सिर्फ समाकलन का नियम लगा के सूत्र, तो PE ठीक है क्या हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से थीटा, ठीक है ना, सूत्र लगा दिया उसका। अब यहाँ जो इसके बाद क्या करते हैं, हम उच्च लिमिट रखते हैं, फिर निम्न लिमिट रख के उसमें से माइनस कर देते हैं। तो उच्च लिमिट रखोगे एक बार माइनस कॉस थीटा है ना, निम्न लिमिट है माइनस, मतलब जो हमारा चर है, वेरिएबल जो है, वेरिएबल कौन है यहाँ, थीटा, इसके सापेक्ष समाकलन हुआ है, तो थीटा के स्थान पर एक बार उच्च लिमिट रखते हैं, थीटा की एक बार निम्न लिमिट, तो उसमें से माइनस कर देते हैं, तो थीटा ही रहेगा, पहली बार लिमिट रखेंगे तो उच्च, फिर लोअर लिमिट रख के माइनस कर देंगे, तो लोअर लिमिट क्या है, तो ये माइनस कॉस 0 हो जाएगा और उसको माइनस कर देंगे ऐसे, है ना। चलिए अब W हो गया क्या हमारे पास, पी ई माइनस कॉस थीटा है ना, प्लस कॉस 0, ठीक है। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो फिर हमारे पास समीकरण क्या बन गया बेटो, W कितना आ गया, पी ई माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये आ गया है ना। अब ये आ गया बेटा हमारे पास समीकरण। अब क्या करना है, ये इसको रीअरेंज करके लिख दो, प्लस को आगे ऐसा लिख दो, ओके। तो W बराबर हो गया यहाँ से, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया बेटा हमारे पास कार्य का सूत्र, ओके। अब इसका सामान्य जो रूप है सूत्र का है ना, सामान्य सूत्र, मतलब ये तो हमने बोला बेटे यहाँ पर कि हम द्विध्रुव को
कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, साम्यावस्था से। लेकिन जरूरी थोड़ी हम उसको साम्यावस्था से ही घुमाएंगे हर बार, है ना। साम्यावस्था से थीटा कोण पे घुमाए तो हमने ये सूत्र निकाला, लेकिन हम उसको कोई भी स्थिति से घुमा सकते थे। जैसे मान लो पहले द्विध्रुव यहाँ रखा है, कितने कोण पर, θ1 कोण पर। अब हमने उसको घुमाकर यहाँ लेकर आ गए, है ना, कितने कोण पर, θ2 कोण पर। तो कोई भी स्थिति से घुमा सकते हैं, इसलिए एक जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos θ1, यहाँ पे हो जाओ cos θ1 और cos θ2, है ना, cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारे पास होगा जो साम्य अवस्था में घुमाने के लिए, मतलब इससे हम कोई भी स्थिति पे कार्य निकाल सकते हैं। चलिए ये होगा, है ना। अब ये तो जब हमने निकाल लिया सूत्र, अब हम देखते हैं कि हमको द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाना है तो अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा, न्यूनतम कार्य कब करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। दो स्थिति, मतलब कार्य देखो, जो कार्य किस पे निर्भर कर रहा है, P और E नियतांक है, तो कार्य का मान निर्भर करेगा कोणीय विस्थापन पे। कितना कोणीय विस्थापन होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम वही देखना चाह रहे हैं अब विशेष स्थितियों में, है ना। मतलब विस्थापन के सापेक्ष कार्य कैसा कैसा करना पड़ेगा ना। तो यदि हमने मान लिया द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाया जाता है, ठीक है, हम उसको अपनी प्रारंभिक स्थिति से ऐसा घुमा रहे, मतलब थीटा बराबर हम रख देंगे 90 अंश, ठीक है। तो W बराबर, यहाँ थीटा उसका कोणीय विस्थापन है ना, PE1 माइनस cos थीटा। इस सूत्र से कार्य का मान कितना हो जाएगा, W बराबर PE1 माइनस cos 90, और cos 90 का मान होता है तो यहाँ पर 0, cos 90 बराबर 0। तो कार्य कितना हो जाएगा, W, है ना, PE, और ये cos 0 हो जाएगा तो PE बचेगा, है ना। समझ में आएगा ना। ये इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। दूसरा जो, यदि द्विध्रुव को 180 अंश से घुमाया जाता है, ठीक है, 180 अंश से घुमाया जाता है, तो थीटा बराबर हम रख देंगे 180 अंश, ठीक। तो कार्य तो कितना हो जाएगा, W बराबर PE1 माइनस cos, ठीक है, कार्य के सूत्र में थीटा का मान रख दोगे 180 अंश, है ना। cos 180 अंश का मान होता है -1, तो W बराबर हो गया PE1 माइनस -1, है ना, यहाँ पे, ओके, ये -1 लग गया। तो W बराबर कितना आ गया, PE1 + 1, ओके, और W आ गया हमारे पास 2PE, और ये, है ना, ये अधिकतम कार्य होगा। ये जो कार्य का मान है अधिकतम कार्य, मतलब हमको द्विध्रुव को हम कितने भी कोण पे घुमा सकते हैं। जैसे हम उसको पहले हमने कहा लेकर गए, तो ऐसे से ऐसे लेकर आ गए लंबवत, तो लंबवत घुमाने में कार्य हमको कितना करना पड़ा, P। अब हमने उसके ऐसा घुमा दिया, और माइनस क्यू और प्लस क्यू आगे शेष आ गए, 180 में घुमा दिया, मतलब प्लस इधर आ गया और माइनस इधर आ गया, यहाँ देखते हैं, है ना। मतलब हमने उसको 180 अंश घुमाया, 90 घुमाया तो PE कार्य 180 अंश घुमाया तो उसका दुगना हो गया। अब इसी को हमने अधिकतम कार्य बोल दिया जो, तो यही अधिकतम कार्य क्यों है, हम इससे ज्यादा भी तो घुमा सकते हैं ना द्विध्रुव को, हम 180 से ज्यादा भी तो घुमा सकते हैं, 360 घुमा सकते हैं, 270 घुमा सकते हैं। तो इसी कार्य को हमने अधिकतम क्यों बोला, हम द्विध्रुव को हमने घुमाकर 180 अंश घुमाया, तो 180 अंश में ये द्विध्रुव ऐसा हो गया, है ना, विद्युत क्षेत्र में ऐसा घुमाया हमने, ओके। तो क्या हम इससे आगे नहीं घुमा सकते उसको, इससे आगे घुमा सकते हैं ना। तो कार्य फिर अधिकतम इसी को क्यों बोला, उससे ज्यादा कार्य नहीं आएगा क्या, तो नहीं आएगा, तो क्यों, देखो आप मान लो हमने द्विध्रुव को 180 घुमा के ऐसा ला दिया, है ना, ऐसे ला दिया। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको विस्थापित कर लें तो फिर हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा,
विद्युत क्षेत्र खुद क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र फिर इस धनावेश को खुद प्रतिकर्षित कर रहा होगा, खुद प्रतिकर्षित कर रहा होगा और वो खुद घुमा देगा, है ना। मतलब उसके बाद का कार्य कौन कर देगा, विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव को हमने ऐसे सिर्फ जो ऐसे घुमा के इधर ला दिया, है ना, इधर हमने धनावेश यहाँ ला दिया, माइनस आवेश यहाँ ला दिया, 180 घुमा दिया। तो अब इसके बाद अगर हम और घुमाते हैं तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र खुद धन को इधर प्रतिकर्षित कर देगा, ऋण को आकर्षित। तो वो कार्य कौन कर देगा, स्वयं विद्युत क्षेत्र कर देगा। तो वो कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा, वो कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना होगा, अगर हम आवेश द्विध्रुव को एक पूरा राउंड घुमा देते हैं, मान लो पूरा राउंड, तो पूरे राउंड में हमको सिर्फ 180 तक घुमाने में ही कार्य करना पड़ेगा, बाकी का कार्य हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, है ना। वो प्रतिकर्षित करके वापस उसको घुमा देगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। इसलिए 180 वाले घुमाने को ही हम अधिकतम कार्य होगा। तो अधिकतम कार्य कितना होगा यहाँ पर 2p। तो ये रहेगा तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसका व्यंजन। चलिए ना नोट कर लीजिए। ये बच्चों, है ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो अभी बच्चों हमने यहाँ पढ़ा कि अगर हम किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या विद्युत क्षेत्र में लाते हैं या उसे घुमाते हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र पर एक कार्य करना और द्विध्रुव पर एक कार्य करना पड़ेगा। और हमें पता है बच्चों कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं किसी वस्तु पर, तो वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर वह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो इसी तरह से बच्चों कि अगर हम द्विध्रुव को, है ना, विद्युत क्षेत्र में लाते हैं या विद्युत क्षेत्र में उसे घुमाते हैं, तो उस पर हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। लाने से और घुमाने से मतलब हम उसकी स्थिति बदलते हैं, है ना। अगर हम उसे घुमाएंगे ऐसे तो स्थिति बदलेगी, तो स्थिति बदलेगी तो उसके कारण क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा। या बाहर से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो भी स्थिति बदलेगी, तो भी उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित हो जाएगी। तो वही स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी। तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, रखने पर विद्युत क्षेत्र को या मानक स्थिति से अनंत से वहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही उसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है ना। तो स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होगी, द्विध्रुव को, है ना, द्विध्रुव पर किया गया कार्य। कौन सा कार्य, ठीक है, उसकी कहां से लाने में, मानक स्थिति, ठीक है, मानक स्थिति से कहां तक लाने में, वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। या दूसरा हम बोले अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य होगा वही कार्य जो किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, है ना, ठीक है। अब ये अनंत से लाने में, मानक स्थिति से लाने में ये क्या होता है, इसका मतलब भी हम समझते हैं। पहले तो परिभाषा देख लो, फिर हम उसे नोट करके आगे और समझेंगे। तो परिभाषा क्या बन जाएगी स्थिति ऊर्जा की, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के भीतर उसे मानक स्थिति से या अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ये हमने यहाँ परिभाषा लिख दी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर उसकी परिभाषा लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से अनंत से या अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो कथन हमने क्या माना है, तो हमने ये मान लिया है कि जो हमारा द्विध्रुव है AB, जिसके आवेश -Q + Q और द्विध्रुव आघूर्ण P है, और ये प्रारंभ में कहाँ रखा है, जो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। यहाँ हमें उसकी स्थिति ऊर्जा निकालनी है ना। तो ये उसकी कौन सी स्थिति बता रहे हैं हम, वर्तमान स्थिति, है ना। ये इस स्थिति में हमको थीटा कोण पर उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ हमने एक और चित्र में जो द्विध्रुव की लंबवत स्थिति भी बता दी है, ये द्विध्रुव की लंबवत स्थिति। तो ये जो लंबवत स्थिति है इसी को हम उसकी मानक स्थिति कहते हैं, है ना। ये मानक स्थिति है ये वाली, और ये वर्तमान स्थिति। अब इसको मानक क्यों कहते हैं हम समझेंगे, ओके। तो पहले हम, है ना, इसके बाद समझेंगे। पहले आप नोट करना। तो क्या मान लिया हमने, द्विध्रुव AB है जो विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, जहां हमें उसकी विद्युत क्षेत्र, जहां हमें उसकी स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है। ये हम मानकर चल रहे हैं। अब फिर उसका व्यंजक हम निकालना देखते हैं जो, ओके। तो चलिए पहले तो जो हमने कहा परिभाषा और ये कथन,
इसको आप नोट कर लीजिए, फिर डेरिवेशन हम आगे समझते चलते हैं, है ना। तो जल्दी से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे लिखना है परिभाषा, और व्यंजक में यहाँ पहले क्या लिखोगे कथन, फिर उसके बाद ये चित्र बना के आगे हम पढ़ेंगे ना। चलिए तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके चलो अब हम बात करते हैं कि हमने स्थिति जो मानक स्थिति वर्तमान स्थिति अनंत से कही है, ठीक है। तो अब ये अनंत क्या है, मानक स्थिति क्या है, ये हम समझे। ओके तो जब भी जो स्थिति हमने 11th क्लास में पढ़ी है, जब भी कोई हम स्थिति की गणना करते हैं तो हम उसकी परिभाषा यही कहते हैं कि स्थिति द्विध्रुव को अनंत से कहाँ तक लाने में, वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी, ये हमारी स्थिति होगा, ठीक है ना। ये जो कार्य होगा यही हमारी स्थिति होगा। अब ऐसा क्यों, है ना। हालांकि तो ये देखना छोटा सा हम इसका रीजन भी समझ लें यहाँ पे, इसका डेरिवेशन तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा, पर हम थोड़ा सा उसको और फील करके चले, समझ के चले कि वास्तव में ये अनंत से वर्तमान स्थिति तक क्यों लेते हैं, है ना, या मानक स्थिति से क्यों लेते हैं। यहाँ अनंत शब्द जो है, अनंत शब्द जो इसका मतलब क्या हुआ, अनंत से लाने में। जैसे हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र है ना, तो विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को कहां से लाए, अनंत से यहां तक अंदर ले आए उसके। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हमारा क्या कहलाएगा, वही कार्य हमारा उसकी स्थिति होगी। तो ये जो अनंत है, ये अनंत कहाँ है, ये अनंत मतलब कहाँ। हमारे दिमाग में जो हम अनंत शब्द सुनते से ही ऐसा हमको लगता है कि बहुत दूर होगा, ऐसा अनंत का मतलब, है ना। तो यहाँ जो अनंत से मतलब हमारा क्या है कि जहां विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाए। जैसे हमारा ये एक धन आवेश है जो, ठीक है ना, ये आवेश, अब ये अपने आसपास क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र। ये हमारे आसपास क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ समाप्त हो गया, इस बाउंड्री के बाहर, मतलब ये इसके बाहर ना तो किसी आवेश पर बल लगा सकेगा, इसके अंदर भले ही बल लगाएगा, बाहर बल नहीं लगा पाएगा, यही समाप्त हो गई रेंज, है ना। वो निर्भर करेगा इसके मान पे। अगर ये छोटा सा आवेश होता, बिंदु आवेश होता मान लो ऐसा, और छोटा आवेश होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता, तो ये बहुत छोटा सा विद्युत क्षेत्र बनाता, तो उसका अनंत यहीं पर होगा, बाहर। अनंत से मतलब विद्युत क्षेत्र से बाहर से मतलब है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर और बहुत पास। अनंत एक सापेक्षिक शब्द है। यहाँ पर फिजिक्स में जो हम कई बार अनंत अनंत शब्द बोलते चलेंगे, तो अनंत का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा बहुत दूर, एक सापेक्षिक वर्ड रहेगा ये। ओके तो यहाँ ना यहाँ बल लगा पाएगा, है ना, तो यहाँ वो कोई भी आवेश पे कोई कार्य नहीं कर पाएगा। मतलब हम यहाँ से मान लो किसी आवेश को यहाँ लाते है ना, ये मान लो कोई बिंदु O है, O से हम P पे ला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई बल है ही नहीं। तो यहाँ हम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। ओके, या द्विध्रुव को ही मान लो, आप द्विध्रुव को ला रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ कोई कार्य भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही उसमें कोई ऊर्जा आएगी, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है, इसके बाहर जहां स्थिति ऊर्जा 0 हो जाए, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, जहां स्थिति ऊर्जा 0 हो जाए तो उसको हम अनंत कहेंगे। तो अनंत का मतलब क्या, वह स्थान, वह दूरी, वह स्थिति जहां से उस राशि का मान 0 हो जाए। जैसे हम द्विध्रुव को कहा हम निकालना चाह रहे क्या, स्थिति ऊर्जा, तो हम स्थिति ऊर्जा कहां से लाने में निकालेंगे, वस्तु की स्थिति ऊर्जा कौन सा कार्य निकालेंगे, जहां उस स्थिति से लाने में कार्य निकालेंगे जहां पर स्थिति ऊर्जा 0। जैसे समझना क्या काम ने हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा के लिए हम कार्य निकालेंगे। ओके, तो कार्य कहां से कहां तक लाने में, उस स्थान से जिस स्थान पर स्थिति ऊर्जा 0 हो, उस स्थान से कहां तक लाने में, वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे।
है ना ये, तो वो कार्य हमारा स्थिति उदय के बराबर होगा। तो ये स्थिति उदय शून्य कहाँ कहाँ हो सकती है, द्विध्रुव की, है ना। तो द्विध्रुव की ये तो हमने बोला कि स्थिति उदय कैसे गणना की जाएगी, कारण भी समझेंगे हम कि जीरो से ही क्यों लेते हैं, हम वही स्थान से ही क्यों लाते हैं जहां स्थिति उदय शून्य, कोई दूसरे स्थान से भी तो ला सकते हो, है ना, उसको भी रीजन समझते हैं। चलो, तो क्या कहा हमने कि हमको अगर स्थिति उदय निकालनी है तो हम हमेशा वह कार्य निकालेंगे, वहां से लाने में कार्य निकालेंगे, उस स्थान से लाने में कार्य निकालेंगे जिस स्थान पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति उदय शून्य हो, वहां से उसको वर्तमान स्थिति लाएंगे, तो वो कार्य हमारा किसके बराबर आएगा, उसकी स्थितिज उदय के, है ना। ये जहां प्रारंभिक स्थिति उदय शून्य हो वहां से वर्तमान स्थिति लाएंगे। ओके, तो जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के लिए वह स्थिति जहां पर स्थिति उदय शून्य होती है वो स्थिति दो जगह होती है, अनंत, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर, और दूसरा मानक स्थिति, मानक मतलब विद्युत क्षेत्र के लंबवत, है ना। द्विध्रुव के लिए दो स्थिति ऐसी संभव है, दो स्थितियां हैं ऐसी जहां उसकी स्थिति उदय शून्य होगी। पहली तो अनंत विद्युत क्षेत्र के बाहर, दूसरी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो लंबवत स्थिति होगी उसकी, वही उसकी मानक या वही वहां पर भी स्थिति उदय जीरो होगी। दो स्थितियों में स्थिति उदय शून्य होगी, एक तो अनंत से, या जब वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है वहां पर विद्युत उदय, वहां पर उसकी स्थिति उदय शून्य होगी। तो अगर हमें द्विध्रुव की स्थिति उदय की गणना करनी है तो हमें कार्य की गणना करनी पड़ेगी। कौन सा कार्य, द्विध्रुव को उस स्थान से लाने में जहां से स्थिति उदय शून्य है, उस स्थान से वर्तमान स्थिति तक लाने में कार्य। तो स्थितियां कौन सी है जहां स्थिति उदय शून्य हो, एक तो अनंत, एक तो मानक। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं परिभाषा उसकी कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो या द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, या विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो या द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति से वर्तमान स्थिति मतलब अपनी मानक स्थिति से कहां तक लाने में, वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो दो विधियों से जो हम यहाँ पर किसकी गणना कर सकते हैं, दो स्थितियों, है ना, दो विधियों के आधार पर हम इस उदय की गणना करेंगे। एक तो कौन सा कार्य, विद्युत क्षेत्र को अनंत, द्विध्रुव को अनंत से कहां तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के भीतर, है ना, वर्तमान स्थिति में। ओके, या दूसरा तरीका क्या है, उसको अपनी मानक, मानक मतलब वो विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा हो, लंबवत स्थिति से कहां तक, वर्तमान स्थिति, विद्युत क्षेत्र के भीतर वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के। तो हम यहाँ पे ये विधि उपयोग करेंगे, कोई भी विधि से आप निकाल सकते हो, हम ये वाली विधि से निकालेंगे, हमारे आसानी होगी। ओके, इसको भी हम समझेंगे, इस विधि से भी समझेंगे, लेकिन उसको हम सिस्टमेटिकली नहीं लिखेंगे, इसको हम पूरी तरह से करेंगे। ओके ना, आया समझ में स्थिति उदय की कॉन्सेप्ट क्या होती है। स्थिति उदय विद्युत द्विध्रुव को स्थिति उदय विद्युत क्षेत्र में घुमाने में या उसको विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसमें स्थिति उदय के रूप में संचित हो जाएगा, और वो स्थिति उदय वो किसके बराबर होगी, या तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में, या तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ये होगी परिभाषा। अब व्यंजक कोलम जो ये वाली विधि से हम उपयोग में लाएंगे, है ना, और इस तरीके से लाएंगे। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ जो कि हम हमेशा, है ना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, डेरिवेशन हम अभी स्टार्ट कर देते हैं ना, एक्स्ट्रा पॉइंट, हम वही स्थिति से ही वस्तु को क्यों लाते हैं जहां पर स्थिति उदय शून्य हो, है ना। हमने यही स्थिति क्यों कही कि हम अनंत से ही लाएंगे और मानक से ही लाएंगे, कोई दूसरी स्थिति से क्यों नहीं ला सकते, है ना, दूसरा कार्य क्यों नहीं निकाल सकते। तो आप तो समझना हो जो, है ना, जैसे मैंने कहा
कि मैं एक वस्तु को ए से बी तक ले जा रहा हूं, ए से कहां तक लेके गए, बी तक। इसकी स्थिति यूरिया में क्या हो, इसमें किसमें परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसमें क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, आएगी ना। अब स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होगी, तो हमने उसको लेकर तो कहां से कहां गए, ए से बी तक। तो हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि स्थितिज ऊर्जा उसको कहां से कहां तक, ए से बी तक ले जाने में कार्य के बराबर होगी, यही आएगा ना। यही सोचेंगे हमने तो लेके गए ए से बी तक। तो अगर हम ये विधि से जो कार्य निकाल ले और स्थिति ऊर्जा का मान बता दे तो वो गलत हो सकती है, संभावना है। चलो, है ना, हम ये कार्य नहीं निकालेंगे कभी। क्यों, भले ही हम उसको लेके गए ए से बी तक, लेकिन हम ये वाले विधि से कार्य नहीं निकालते, ऊर्जा नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते, रीजन समझना। ओके, हम हमेशा, चलो अब देखो, ए से जो मैंने कहा ए से बी तक लेके गए, तो आपने बोला कि ए से बी तक ले जाने में जो कार्य होगा वही स्थिति ऊर्जा होगी। तो मैंने कहा ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, मैंने आपको कार्य का मान भी दे दिया 5 जूल, है ना। आपको कितना कार्य करना पड़ा, 5 जूल, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ जो बी पे स्थिति ऊर्जा बताओ। तो आपने तो बोला कि मैं ए से बी तक हम लेके गए, है ना। आपने सोचा कि ए से बी तक लेके गए, कार्य कितना आ रहा है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। ए से बी तक लेके गए, कार्य कितना आया, 5 जूल। तो आप वही बोल दोगे कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा होगी। तो आप स्थिति ऊर्जा कितनी बोलोगे, 5 जूल। अब क्या ये सही है ना, क्या ये सही है, ओके, है ना। अब ये गलत हो सकती है ना। जरूरी नहीं है ये 5 जूल आपका आंसर सही हो। यहाँ उसमें कार्य है 5 जूल, स्थिति ऊर्जा है, आपने बोली 5 जूल, तो ये गलत हो भी सकती है। क्यों, अब पूरी बात सुनना मुझे, है ना, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां से यहां तक कार्य तो 5 जूल आया, उसमें आपने ऊर्जा बोली 5 जूल। अब अगर मैं ऐसा बोलता कि वो पहले से ए पर था, ए पर उसके पास पहले से 10 जूल ऊर्जा थी, हो सकती है कि नहीं भाई, कहीं से ना कहीं से तो आया होगा वो। मान लो उसको हमने ओ से उठाया, ये ओ बिंदु ओ था पहले, ओ से ए पर पहुंचाए, तो ओ से ए पर जाने पे उसमें 10 जूल ऊर्जा थी। अब उसके बाद मैंने आपसे आगे की बात की कि अब हम उसको ए से बी तक ले जाते, तो वहां से वहां तक 5 जूल कार्य। तो आपने इतनी बात सुनकर मेरे को आंसर बता दिया था कि ऊर्जा 5 जूल है, लेकिन वो सही है या नहीं ये गलत हो सकता है ना। तो वो सही नहीं होगी। क्यों, कि हमने उसको ए से लाने में, ए से बी तक लाने में कार्य निकाल लिया, है ना। अब ए से बी तक लाने में जो हमने कार्य किया है वो उसकी ऊर्जा नहीं भी हो सकती। क्यों, क्योंकि ए तक लाने में कोई ना कोई कार्य पहले से हुआ होगा, तो वहां तक लाने में कुल कार्य कितना था, 10 जूल। फिर वहां से आगे और बढ़ाया बी तक, तो कितना हुआ, 5 जूल। तो कुल कार्य यहाँ मान लो यहाँ कोई कार्य नहीं था उसमें, यहाँ ऊर्जा कितनी थी, 0 थी। तो 0 से 10 जूल लाने में कार्य हुआ यहाँ तक 10 जूल, फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में, है ना, 5 जूल। तो कुल ऊर्जा कितनी आई, 10, कुल ऊर्जा कितनी आई, 5 आई, कि यहाँ से यहाँ तक 15 आई। तो 5 बोलोगे क्या, पहले ए तक लाए तो वहां 10, फिर मैंने बोला ए से आप बी तक ला रहे तो फिर 5। तो ऊर्जा कितनी बोलोगे आप, पूरी जोड़कर बोलोगे ना, कितनी बोलोगे, 15 जूल। तो ये 15 जूल कहां से कहां तक लाने में, ओ से बी तक। ओ कौन सा बिंदु है, जहां पर ऊर्जा 0 है। तो हम अगर ऊर्जा की गणना करना चाह रहे हैं तो हम हमेशा वही कार्य निकालेंगे जो जहां पर ऊर्जा कैसी हो, 0 होगी। अगर हम ए से बी तक वाला कार्य बताते हैं तो ये गलत आता, क्योंकि ए पर भी उसके पास कोई ना कोई ऊर्जा हो सकती है। इसलिए आप प्रारंभिक बिंदु कौन सा रखोगे, जहां ऊर्जा कितनी हो, उसकी 0 हो। इसलिए जो हम
अनंत और मानक स्थिति लेते हैं। मतलब ये रीजन बताया बच्चों मैंने आपको कि हम अनंत और वर्तमान मानक स्थिति क्यों लेते हैं, हम अनंत से ही क्यों लाते हैं। हम ऐसी स्थान से ही लाने में कार्य क्यों निकालते हैं जहां पर ऊर्जा पहले से जीरो हो। अगर हम यह स्थान ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप हमेशा स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हम वही कार्य निकालेंगे जो जहां उसकी स्थिति ऊर्जा शून्य हो वहां से वर्तमान स्थिति तक लाने में कार्य निकालेंगे, और जहां स्थिति ऊर्जा शून्य होती है उसे अनंत बोलते हैं या मानक स्थिति। ये मैंने रीजन भी बता दिया बच्चों आपको, ठीक है ना। चलिए, हालांकि ये अपने ऊपर इससे थोड़ा सा लेक्चर हमारा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ अनंत क्यों लेते हैं, है ना, और मानक स्थिति ये क्यों वहां से ही क्यों लाते हैं। ये रीजन बताया, अनंत ही क्यों लेते हैं, जो दूसरी स्थिति क्यों नहीं ले सकते, ठीक है ना, या मानक स्थिति क्यों लेते हैं। चलो, ये तो अब हमने एक्स्ट्रा बातें कर ली जो कि है ना, कार्य कहाँ से लाने में दो तरह से निकाल सकते हैं हम, अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में कार्य, और दूसरा कार्य कौन सा, मानक से वर्तमान तक लाने में कार्य। ये दो विधियों से हम कार्य की गणना कर स्थिति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मानक वाला विधि से करेंगे जो है ना, ये वाली विधि भी हम समझ लेते हैं शॉर्ट में अनंत से, है ना। चलो, तो जैसे ये हमारा विद्युत क्षेत्र जो, तो पहली विधि हमने क्या कही, हम अनंत से द्विध्रुवों को ला रहे हैं। अनंत से हमने द्विध्रुवों को विद्युत क्षेत्र में लाया ऐसे, है ना, इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक उसको लेकर आ गए। तो हमें कार्य करना पड़ा होगा, कोई भी एक कार्य, है ना। तो यही कार्य उसका स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। ये हमने ऐसे लाया -q + q, ये 2 है, ऐसे लाया हमने द्विध्रुवों को अनंत से बिंदु स्थिति AB तक लाए, ओके, है ना। अब स्थिति AB तक लाए। अब इसका मान देखो, गणना करो, वहां पे कार्य की स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, तो कार्य की गणना करनी है। कौन सा कार्य, अनंत से ये वाली अवस्था वर्तमान स्थिति तक लाने में, ठीक है। तो अब देखते जाओ, तो यहाँ पर सूत्र है ना, अगर ठीक है, हमने यहाँ पर दो आवेश लाए हैं, हमको कार्य करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम आवेश को अंदर ला रहे हैं, -q और +q। तो इन -q पर कैसा फोर्स लगेगा, -q पर आकर्षण बल लगेगा, है ना, और +q पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो इस तरह से जो बल लग रहा है, दोनों बल बराबर है, ये विपरीत रहेंगे, क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र सब जगह एक समान है, आवेश का परिमाण दोनों पर समान है, तो दोनों पे बल समान लगेंगे, लेकिन एक पर आकर्षण और एक पे प्रतिकर्षण, ठीक है। तो अब कार्य की गणना करते चलो। तो पहले जो मान लो हमने द्विध्रुव लाए, द्विध्रुव में कितने आवेश ला रहे हैं हम, एक साथ 2 आवेश ला रहे हैं, ठीक है। तो चलो मान लो अनंत से पहले कौन आया, बिंदु B तक, ये बिंदु B, कौन पहुंचा पहले, कौन पहुंचा होगा, -q आवेश, है ना, ये -q आवेश, ओके। तो -q आवेश को यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, -b, मतलब स्थिति का नाम दे दिया। कहां से लाया हमने उसको, माइनस आवेश को अनंत से b तक लाया, तो उस पे जो कार्य हुआ उसको हमने -b बोल दिया। माइनस क्यों बोला, क्योंकि उसको लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उस पे आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र उसको स्वयं खींच रहा है। तो आकर्षण बल जब कार्य करता है तो कार्य माइनस ऋणात्मक कार्य होता है। तो यहां तक हमने यहां से माइनस आवेश को B तक लाया, कार्य को किससे दर्शा दिया, WB से, और ये माइनस में होगा, है ना। अब इसके बाद माइनस आवेश आगे आ गया, कहां तक पहुंचा, A तक। अब B से A तक आने में, B से A तक आने में जो कार्य उसने किया है और जो हमको मिला है, कार्य करना पड़ा है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र करेगा, तो उसको हमने बोल दिया, उस कार्य को हमने -BA बोल दिया। कहां से कहां तक लाने में, B से A तक। तो माइनस आवेश को पहले हमने B तक लाया, तो कितना कार्य, -B, फिर वो वहां से
और आगे आया, कितने दूरी आगे आया, 2a दूरी आगे आया, तो और कार्य करना पड़ा होगा, तो वो कार्य कितना हो गया -ba। ओके ना, ये कुल कार्य यहां से यहां तक। अब जो हमारा धन आवेश है, धन आवेश कौन से बिंदु तक पहुंचा, केवल धन आवेश कौन से बिंदु तक पहुंचा, जो केवल B तक, तो B पर हमें वहां तक लाने में कार्य कितना करना पड़ा, WB। दोनों कार्य समान हो गए, हम B तक माइनस को लाए या प्लस को लाए, आवेश के मान समान है, दोनों पे बल समान है, विद्युत क्षेत्र समान है, तो कार्य भी दोनों पे कैसा होगा, समान होगा। लेकिन एक पर प्रतिकर्षण लगेगा तो उस पर कार्य धनात्मक होगा, मतलब धन आवेश पे हमें कार्य करना पड़ेगा तो वो धनात्मक कार्य होगा, और ऋण आवेश पे कार्य प्राप्त हो जाएगा तो वो माइनस होगा। क्या समझ में आया कि हम बिंदु B तक धन के आवेश को ला रहे हैं तो उस पर धनात्मक कार्य होगा, करना पड़ता है कार्य इसलिए, और ऋण आवेश को ला रहे हैं तो उस पर कार्य प्राप्त होता है इसलिए वो माइनस में रहेगा, दोनों के मान बराबर रहेंगे। अब जो कुल कार्य हुआ है अनंत से यहाँ तक लाने में, वही कार्य हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अनंत से कहाँ तक लाने में, वर्तमान तक लाने में स्थितिज ऊर्जा, यही हमारा कुल कार्य, अनंत से वर्तमान तक लाने में यही हमारी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ओके, तो अब कार्य कितना हुआ देख लो, कुल कार्य -WBA है ना, माइनस, और तीनों कार्य को जोड़ देना है ना, -BA -WB +WB, ये कुल कार्य आ गया है ना। बीजे अदिश राशि जो कार्य बीजी योग के द्वारा जोड़ेगी, बीजी योग मतलब चिन्हों के साथ जोड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया, कार्य कितना हुआ -WBA है ना U। तो ये स्थिति हो रही है। अब सूत्र रख दो, WBA का मान कितना होगा, WBA मतलब माइनस आवेश को B से A तक लाने में कार्य, B से A तक है ना। अब B से A तक लाने में कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, तो माइनस आवेश पे कितना बल लगा होगा, -Q। विस्थापन कितना हुआ होगा, सॉरी है ना, माइनस आवेश को, WBA क्या है, माइनस आवेश को B से A तक लाने में कार्य, तो कार्य होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य क्या होता है ना, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ W ये वाला, यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है, 2a। बल कितना लगा है, बल कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है उसमें, QE। ओके, और माइनस में रहेगा है ना, तो यहां से जो ये -QE, Q इंटू 2a, इसको क्या लिख सकते हैं हम, P, तो PE रहेगा है ना। ये आ गई हमारी स्थिति ऊर्जा। मतलब द्विध्रुव, ध्यान रखना द्विध्रुव कैसा रखा है, विद्युत क्षेत्र में ऐसा रखा हुआ दिखा है हमने, ये हमने ऊर्जा कौन सी स्थिति में निकाली, जब वो विद्युत क्षेत्र में ऐसा रखा है। ओके, इस स्थिति, इस तरह से रखा है, तो इस स्थिति में ऊर्जा कितनी आती है, PE आती है, -P है ना, -P। ओके, ध्यान रखना चाहिए इस बात को आगे। इस स्थिति में जब वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, या उसको हम इसकी कौन सी स्थिति बोलते हैं, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में है, तो उस पर ऊर्जा कितनी आती है, PE आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। चलो, तो एक विधि ये हो गई। अब ये विधि से जो न करते हुए हमने समझ जरूर लिए हैं यहाँ पर इसको, लेकिन हम सिस्टमेटिकली इस विधि से करेंगे उसको, है ना। कौन सी, 2 विधियां बताई थी, एक तो वर्तमान से विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य निकाल लो, या मानक से वर्तमान लाने में कार्य निकाल लो। मानक मतलब कौन सा, जब वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, वो स्थिति से वर्तमान में लाने में कार्य, तो हम ये विधि का उपयोग करेंगे, है ना। तो वास्तव में जो आप देखो यहाँ पर हमें स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो कार्य ही निकालना है। कार्य मतलब कहाँ से, मानक से वर्तमान, है ना। ये मानक ये है, हम उसको यहां से ऐसे घुमाकर, है ना, यहां से ऐसे घुमाकर यहां ला रहे हैं, ये मानक और ये वर्तमान। तो वास्तव में जब आप देखो तो हम विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को घुमा ही रहे हैं, है ना। उसको मानक से वर्तमान में ला रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं।
तो घुमाने में जो कार्य करेंगे वही विधि से हम यहाँ पर कार्य निकालेंगे। इससे पहले जो घुमाने में कार्य निकालना पड़ता है वही विधि से हम यहाँ कार्य की गणना करेंगे और वही कार्य हमारा क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। ओके, तो क्या समझ में आया? हमको कार्य निकालना है मानक स्थिति से वर्तमान में, मतलब हमें इस बार द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से घुमाकर वर्तमान स्थिति तक लाने में कार्य निकालना है। मानक मतलब जहां थीटा का मान कितना है, विस्थापन कितना होगा उसका 90 है ना। ये मानक पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90, और यहां से कहां तक घुमाना है उसको, थीटा तक, मतलब थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में जो कार्य आएगा वही कार्य हमारा यहाँ स्थितिज ऊर्जा रहेगी, है ना। तो हम पहले वही विधि अपनाएंगे। पहले अल्प विस्थापन में घुमाने में कार्य निकालेंगे, फिर कुल घुमाने में कार्य निकालेंगे, फिर समाकलन कर देंगे, है ना। अभी हमने समझा, तो हमने इसलिए यही जो ये इसका आधार अब नहीं किया, है ना। चलो, तो पहले वही कार्य निकालने के लिए अभी भी विधि बताएंगे। जो पहले हम अल्प विस्थापन में कार्य निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे, है ना। अल्प विस्थापन में जो कार्य आएगा उसका समाकलन कर देंगे, ये हमारा कुल कार्य होगा। और कुल कार्य कहाँ से कहाँ तक लाना है, मानक मतलब थीटा बराबर 90, यहाँ से कहाँ तक लाना है, वर्तमान मतलब थीटा तक। तो ये हमारा कुल कार्य, और यही कार्य हमारा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान दिए, समझ में आया, कार्य ही निकालना है ना। तो वही विधि से हम निकालेंगे। पहले किस में घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में कार्य किया गया कार्य, उसके लिए किसके मान की आवश्यकता होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये हमने लिख दिया है, पहले से लिखा हुआ है, बल आघूर्ण इतना, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाते किया गया कार्य। उससे आगे देखो आप, ठीक है ना। यहाँ पर तब मान रख देते, कार्य होगा dw, ठीक, कार्य dw से दर्शा रहे, बल आघूर्ण है टाउ डी थीटा, ओके ना, कोणीय विस्थापन, ठीक। अब यहाँ से मान रख देते हैं, तो dw हो जाएगा हमारे पास PE sin थीटा डी थीटा। आगे अल्प कोण विस्थापन में घुमाने में किया गया कार्य, अब निकालना है स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है किसके, अभी लिखा हमने, द्विध्रुव को, ठीक है, उसकी मानक स्थिति, है ना। द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति मतलब थीटा बराबर 90 से वर्तमान स्थिति थीटा तक लाने में किया गया कार्य, है ना। यही कार्य क्यों स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा, चिन्ह में दर्शा रहे। स्थिति ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं, कार्य को दर्शा देते हैं, मानक से ला रहे हैं, थीटा बराबर 90 से कहाँ तक, है ना, थीटा तक। ओके, अब निकालिए, तो चिन्ह में दर्शाया है, ये सूत्र नहीं है उसका। अब कैसे निकालेंगे कुल कार्य, इसका समाकलन करके dw, लिमिट क्या रहेगी यहाँ पे, माइनस, है ना, सॉरी, π/2 से थीटा तक। ओके, ये मान रख दो यहाँ पे, π/2 से थीटा, dw का मान है ऊपर PE sin थीटा डी थीटा। मतलब पूरी विधि वही है जो हमने कार्य निकालने में विधि लगाई है, वही विधि है स्थिति ऊर्जा में भी, बस यहाँ लिमिट चेंज हो गई। तो यहाँ 90 से थीटा हो गया, पहले में क्या था, 0 से थीटा था, है ना। चलो, अब u बराबर कितना हो जाएगा, P नियतांक है, P बाहर हो गया, तो समाकलन से यहाँ बचा π/2, ठीक है ना, थीटा P और अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सूत्र लगाएंगे, u बराबर हो जाएगा हमारे पास PE, ओके, PE, और इसका सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट क्या लगेगी यहाँ पे, 90 से थीटा तक, ओके।
अब हमको आगे का नियम पता है, तो उच्च लिमिट रखते हैं एक बार, फिर निम्न लिमिट रख के माइनस कर देते हैं। तो उच्च लिमिट है cos थीटा माइनस cos 90 है ना, ये उच्च लिमिट रखेंगे एक बार, फिर निम्न लिमिट π/2 लिखा है, तो ध्यान देना ना, सही से लिखना π/2। ओके, तो अब यहाँ से अच्छे से लिख देते π/2 है ना। अब यहाँ हमको पता है u बराबर PE माइनस cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस cos π/2, ठीक है। cos π/2 मतलब cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 है ना। तो स्थिति यूरिया कितनी आ गई, तो यहाँ पे तब स्थिति यूरिया आ गई हमारे पास PE माइनस PE, ओके है ना, cos थीटा, ठीक है ना, PE डायरेक्ट लिख देते cos थीटा, ये स्थिति यूरिया का व्यंजक आया यहाँ पे, ठीक है ना, स्थिति यूरिया का व्यंजक PE cos थीटा, जहाँ थीटा होगा, ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति पर विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो हम इसको और देखते हैं, ठीक है, हमको यहाँ समझ में आ गया कि उसकी जो स्थिति यूरिया है, मतलब P और E नियत है, तो स्थिति यूरिया किस पे निर्भर करेगी, थीटा के मान पर। तो अब थीटा के मान पर वो कैसे निर्भर करेगी, उसको भी जब हम यहाँ पर समझ रहे हैं, है ना, ठीक है। विशेष स्थितियों में अगला है, मतलब सूत्र तो आ गया हमारे पास, विशेष स्थिति। अब हम देखना चाहते हैं कि थीटा के आधार पे उसकी ऊर्जा कैसे बदलती है। तो पहला हमने बोल दिया, यदि द्विध्रुव कैसा रखा हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, है ना, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने का मतलब कैसे रखा है कि P और E समान दिशा में, जैसे E इधर है ना, तो P द्विध्रुव ऐसा रखा होगा, -Q +Q, ये P ऐसे रखे होंगे, समझ में आया ना, उसकी दिशा में है। तो थीटा बराबर क्या रख दोगे, 0, है ना, थीटा 0 रख दोगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने का मतलब P और E दोनों दिशा समान दिशा में, और दोनों समान दिशा में, तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0, है ना। तब स्थिति यूरिया, तब स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, सूत्र है हमारे पास, U बराबर -PE cos थीटा, है ना, ये मान रखते चले, U बराबर -PE cos 0, ओके, और cos 0 का मान होता है 1, तो cos 0 बराबर 1 होगा। तो U बराबर कितना आ गया, -PE, और ये जो उसका न्यूनतम ऊर्जा है, ये उसकी न्यूनतम ऊर्जा है। क्यों ऐसा, क्योंकि ऋणात्मक मान है, जो ऋणात्मक मान है किससे भी छोटा होगा, वो 0 से भी छोटा होगा, है ना। मतलब विद्युत ऊर्जा क्या हो सकती है, या तो धनात्मक में आएगी, या 0 में आएगी, 0 होगी, या फिर उससे कम आएगी तो ऋणात्मक में आएगी, तो ये न्यूनतम। तो ये जो स्थिति है, ये है स्थिति, ठीक है, द्विध्रुव की, ठीक है, साम्य अवस्था कहलाती है, संतुलन की, ऐसा संतुलन की साम्य अवस्था, ठीक है ना। मतलब जहां पर द्विध्रुवों की विद्युत क्षेत्र, मतलब हम कोई भी जो किसी भी वस्तु की स्थिति यूरिया 0 होती है, वो उस जगह पर हमेशा स्थिर बने रह सकती है ना। तो स्थिर बने रह सकती है, तो ऐसी स्थान को हम उसकी संतुलन की साम्य स्थिति कहते हैं। कोई भी वस्तु जो केवल द्विध्रुवों के लिए लागू नहीं हो रहा है, दुनिया में जितनी भी, जो पूरी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबकी कोशिश यही है कि वो न्यूनतम स्थिति यूरिया में रहने की कोशिश करेगी।
तो जहां न्यूनतम ऊर्जा होगी वो उसकी उसकी कौन सी स्थिति होगी, जो साम्यावस्था होगी, है ना। चलो दूसरा देखते हैं आप। यदि द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के, ध्यान रखना चाहिए कैसा लिखना, विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। लंबवत तो मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऐसा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया 90 अंश, ठीक है। फिर तब ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, U बराबर लिख देते हैं हम, डायरेक्ट सूत्र से लिख रहा हूँ, माइनस पी कॉस थीटा, है ना। U बराबर माइनस पी कॉस 90, कॉस 90 बराबर 0, है ना, और कॉस 90 0 है। तो फिर स्थिर ऊर्जा भी कितनी हुई, स्थिर ऊर्जा भी 0 हो गई, 0 आ गई। ओके, ये 0, मतलब हमने ऊपर कहा ही था परिभाषा में कि मानक स्थिति जहाँ स्थिर ऊर्जा 0 होती है उसे मानक स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी स्थिर ऊर्जा 0 होगी, है ना। कितने कारणों से 0 होगी, ठीक है, कारण भी समझ लो। 0 सिद्ध तो हो ही गया, 0 आएगी। कारण 0 समझना, क्यों 0 आएगी, जैसे हम ये विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को अंदर ले आ रहे हैं, है ना। ये यहाँ द्विध्रुव था, ओके, यहाँ द्विध्रुव यहाँ था, हम उसको ऐसे अंदर ले आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। कहाँ से लाया हमने, अनंत से। तो हमको यहाँ कार्य करना पड़ा होगा, किसको लाने में, धन आवेश को लाने में कार्य करना पड़ा होगा, और ऋण आवेश को लाने में, है ना। दोनों बिल्कुल समान दूरी चलकर आए, ये भी और ये भी, है ना, समांतर आए हैं वो। तो दोनों समान दूरी चलकर आए तो कार्य भी कैसा हुआ होगा, समान होगा। तो यहाँ पर धन आवेश को लाने में कार्य कितना होगा, धन आवेश को लाने में क्या कार्य होगा, धनात्मक W है, और ऋण आवेश को लाने में कार्य भी कितना हुआ होगा, W ही हुआ होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये हमें मिलेगा। इस पर आकर्षण बल लगेगा इसलिए, और इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा इसलिए इस पे कार्य करना पड़ेगा, और इस पे कार्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमें जितना कार्य करना पड़ता है उतना कार्य प्राप्त भी हो जाता है विद्युत क्षेत्र से। तो कुल कार्य कितना रहेगा, 0 रहेगा। मतलब द्विध्रुव को ऐसे लाने में, द्विध्रुव को ऐसे ला रहे हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, मतलब जितना कार्य कर रहे हैं उतना कार्य मिल भी जा रहा है, जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं उतनी ऊर्जा प्राप्त भी हो जा रही है। तो फिर परिणामी कार्य, कुल कार्य कितना हो गया, तो 0 हो गया। तो कार्य 0 तो स्थिर ऊर्जा 0, इसलिए द्विध्रुव को हम ऐसे लाते हैं तो कार्य 0 होता है। तो ये मानक स्थिति में कार्य 0 होगा, ओके। या दूसरे तरीके से समझो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या में 2 रीजन से बता सकता हूँ कि स्थिर ऊर्जा इसकी 2 रीजन से 0 रहेगी, है ना। कैसे, दूसरा रीजन भी समझो। हमने अभी यहाँ निकाला, द्विध्रुव को हमने ऐसे लाए थे, विद्युत क्षेत्र में हमने उसको इस तरह से रखा था, ओके। तो ऐसे रखने पर हमने ऊर्जा का सूत्र निकाला था, कितना था, P आया था, है ना, कितना था, -P, पहले ही समझा था हमने, ऐसा रखा हुआ है वो, ओके। हमने कार्य निकाला था। द्विध्रुव को अगर हम ऐसा ला रहे हैं, ऐसा, तो ऐसे लाने पे कार्य कितना करना पड़ेगा, PE माइनस में, ओके। अब अगर हम उसे लंबवत ऐसा घुमा दें, इस स्थिति से घुमाकर ऐसा ला दें, समझ में आया ना। इस स्थिति पे क्षैतिज दिशा में कार्य कितना है, PE, इतना कार्य वहां पे, ओके। अब हम उसे ऐसा घुमा दे, जो ऐसे से ऐसा घुमा दे, ऐसे से ऐसा। तो अभी हमने देखा कितने अंश घुमाने की बात कर रहे हैं हम उसको, 90 अंश। कितना घुमाने की बात कर रहे हैं, 90। तो थीटा बराबर 90 घुमाने में, अभी हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में देखा कि कार्य कितना करना पड़ता है। थीटा अगर 90 घुमा रहे हैं तो कार्य कितना ही आता है, PE करना पड़ता है ना। तब कुल कार्य देखो, जो कुल कार्य हमने
विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को लाया, कैसे लाया, क्षैतिज, तो कितना कार्य करना पड़ा, P, और ऐसा लाके हमने उसे ऐसा लंबवत घुमा दिया तो कितना कार्य करना पड़ा, P, तो कुल कार्य कितना होगा, -P + P, तो कुल कार्य कितना हो गया, जो 0 हो गया ना, तो कुल कार्य 0 हुआ तो स्थिति ऊर्जा भी 0, तो इसलिए लंबवत होने पर उसको कुल स्थिति ऊर्जा 0 होती है, जो है ना, इसलिए दो हमने इसकी व्याख्या भी देखी और ये गणितीय रूप से यहाँ सिद्ध भी हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गई दो स्थितियां, इसको हम उसकी ये क्या कहलाती है, द्विध्रुवों की मानक स्थिति है ना, कहलाती, मतलब जहां स्थिति ऊर्जा 0 हो वो किसी भी वस्तु की मानक स्थिति कहलाती है। फिर तीसरी स्थिति में जो यदि द्विध्रुव कैसा रखा हो, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, है ना, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत समझिए आप, जो ये जैसे E इधर है ना, तो द्विध्रुव ऐसा रखा होगा, इधर उसका धनावेश, इधर उसका ऋणावेश। ओके, ये विपरीत, मतलब P और E विपरीत दिशा में और द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 180°, है ना। ये चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, तो आपके समझने के लिए बना दिया हमने, ठीक है। तब स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तब P ऊर्जा का मान जो लाने की है, P हो गया हमारे पास -P cos थीटा, इस सूत्र से, तो U का मान हो गया -P cos 180°, है ना, और cos 180° कितना हो गया, cos 180 बराबर होता है -1, तो U बराबर कितना आ गया, -P और ब्रैकेट में -1, तो U कितना आ गया यहाँ पे, U बराबर हो गया +P, ओके, P, और P है ये उसकी अधिकतम ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा है, ध्यान रखिए ना, मतलब 3 मान आए हमारे पास, 3 मान कौन से, -P, P और 0, तो द्विध्रुव की अधिकतम ऊर्जा जो P तक जाएगी, न्यूनतम P और P, मतलब अगर हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाते रहे, निरंतर घुमाते रहे, तो उसकी ऊर्जा जो जब वो विद्युत क्षेत्र में ऐसा आ जाएगा, उसका धनावेश इधर आ जाएगा, तो ऊर्जा P बढ़ जाएगी, फिर वापस घूम जाएगा, दिशा में आ जाएगा तो -P हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा, फिर लंबवत आ जाएगा तो 0, है ना, मतलब ऊर्जा का मान निरंतर बदलता रहेगा, P विपरीत में आया तो P हो जाएगी, फिर लंबवत हो गया तो 0 हो जाएगी, फिर समान में आ गया तो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। ये चलो, ये था हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, और ये द्विध्रुव की क्या कहलाती है, ये है द्विध्रुव की, ठीक है, असंतुलन की, है ना, स्थिति कहलाती है, ठीक है, असंतुलन की स्थिति कहलाती है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें मालूम है जहां पर भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो, वस्तु वहां ज्यादा समय तक जो स्थिर नहीं रह पाती, उसकी कोशिश ये रहती है कि वो न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में आ जाए, तो इसलिए वो हमेशा इस स्थिति से हटकर न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में आना चाहेगी, इसलिए उसकी कौन सी स्थिति है, ये द्विध्रुव की असंतुलन की स्थिति है। ओके, तो ये था बच्चों हमारे पास द्विध्रुव, है ना, उसका विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव की कारण, है ना, उसको घुमाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।